नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज हमारे साथ हैं रणवीर गोविंद सिंह डोटासरा। जी हां, इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उन योद्धाओं से जो चुनावी समर में कूदे हुए हैं या हराउल दस्ते में शामिल हैं। डोटासरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका भी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आप जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं जगह जगह, आपको लगता है कि जो बगावत हुई थी उसका कोई तोड़ निकल पा रहा है इससे? हमारे यहाँ कोई बगावत नहीं है। हमारे यहाँ केवल और केवल बगावत है वो भारतीय जनता पार्टी से है। लोगों की आम जनता वसुंधरा जी को, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से, राजस्थान से विदा करना चाहती है और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। लेकिन पार्टी में जिस तरह से कैंडिडेचर को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर के बगावत हुई, देखिए थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी में जो एमएलए थे, मंत्री थे, उनके टिकट कटे, वो निर्दलीय खड़े हुए, और जिस प्रकार से अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में टिकटों को लेकर के हुई, वैसा कहीं भी कांग्रेस में नहीं हुआ। थोड़ा बहुत राजनीति में चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सबकी राय लेकर के जनता की आवाज़ को उम्मीदवार बना करके यहाँ भेजा है कि जो जनता जिनको चाहती थी और जो लोग जनता के बीच में 5 साल जिन्होंने संघर्ष किया है, भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध किया है, जो जनता के दुख दर्द में शामिल हुए हैं, उनको कैंडिडेट बनाया है। इसलिए जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान से सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि पैराशूट उम्मीदवार नहीं चलेंगे, उनकी डोरी काट दी जाएगी। आपके यहाँ पर 4 घंटे पहले कोई आया, कन्हैयालाल झंवर, वो टिकट पा गए। 2 दिन पहले आए, वो टिकट पा गए। तो पैराशूट का जो फॉर्मूला है वो क्या था? देखिए, हर पार्टी ये चाहती है कि जो कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करे, एक संकल्प ले, जनता के बीच में रहे और जिताऊ उम्मीदवार हो और कांग्रेस की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करे, उसको टिकट जाती है। आला कमान ने बहुत सोच समझ करके, विचार विमर्श करके, सब जातियों को संतुष्ट करके, उनका प्रतिनिधित्व देते हुए और ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो कांग्रेस के लिए हमेशा कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास का संकल्प लेकर के आए हैं। ये राजनीति में नया नहीं है कि तत्काल कोई आया हो, किसी को टिकट मिली हो। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 102 उम्मीदवार 400 के लगभग हैं उसमें से उतारे थे, जो भारतीय जनता पार्टी से कभी उनकी रीति नीति से इत्तेफाक नहीं रखते थे। और हर चुनाव में ऐसा थोड़ा बहुत होता आया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आला कमान ने ऐसे लोगों को जो जनता के बीच में रहने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी से उनका दम घुट चुका था, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। दम कैसे घुटता है? आपकी पार्टी में दम घुटता है, दूसरे में चले जाते हैं। जब फसल दूसरी पार्टी में दम घुटा, आपके यहाँ आ गए और आपने बिल्कुल दरवाजे खुले रखे। अब आप देखिए, जब फसल पकती है तभी तो उसकी लावणी होती है। अगर बोते वक्त लावणी नहीं होती ना, तो जब चुनाव की बात आती है तभी इस बातों पे विचार किया जाता है। और 5 साल किसी भी सरकार को देखने के बाद में लोग निर्णय करते हैं कि हमारे लिए इस पार्टी ने ठीक काम किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया या कांग्रेस ने किया। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, क्या वो पूरे किए? नहीं किए तो लोगों ने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने और वसुंधरा जी ने झूठे जुमले बढ़ के, झूठे वादे करके, और 622 से ज़्यादा इन्होंने स्वराज संकल्प पत्र में वादे किए थे, उनमें से 150 के लगभग ही पूरे नहीं हो पाए। तो जिन लोगों ने उनकी स्वराज संकल्प पत्र के ऊपर, वादों के ऊपर विश्वास किया था, जब उनके साथ विश्वासघात हुआ तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को हमने पहले देखा है, 2 से 8 से 13 में भी देखा है, पहले भी देखा है, 10 साल का यूपीए शासन भी देखा है। उनकी नीतियां और उनकी योजनाएं जो जनता के वेलफेयर के लिए हैं, वो बीजेपी की नीतियों से और बीजेपी की योजनाओं से बहुत अच्छी हैं, जनहित की हैं। तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, जनता की राय लेकर के कि क्या ये व्यक्ति आपके बीच में आपकी सेवा कर सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ, तो उनकी राय के मुताबिक कैंडिडेट बनाया गया। लेकिन कह रहे हैं कि जनता तो बदलाव के मूड में है, वो कांग्रेस को शायद पहले से बेहतर मान भी रही है। पहले तो आप 21 सीट पर सिमट गए थे, फिर 24 पे आ गए, अब थोड़ा सा समर्थन जनता का आपके साथ दिखता है। लेकिन आपने जो सीएमशिप को लेकर के आपके यहाँ लड़ाई हो रही है, पहले ये माना जा रहा था कि 3 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अब गहलोत साहब ने खुद के अलावा 6 नाम और गिना दिए। देखिए,
ये पार्टी की हर स्टेट में अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में किसी को भी भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाया। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को सीएम का कैंडिडेट बनाया उसको हार गए, तो दोबारा फिर उसको सीएम घोषित नहीं किया या बनाया नहीं। हमारे यहाँ पड़ोस के हरियाणा में खट्टर साहब को भारतीय जनता पार्टी ने कभी सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ भी किया था, हमारे यहाँ भी कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने, राहुल गांधी जी ने, सबने एक फैसला किया कि हम कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं करेंगे। और लोकतंत्र की ये तकाजा है कि जो कैंडिडेट जीत करके आएंगे उसकी राय के बाद में पार्टी आलाकमान फैसला लेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन पंजाब में आपके यहाँ पे घोषित किया गया, कर्नाटक में घोषित किया गया। मैंने पहले ही बताया ना कि हर स्टेट की अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है हर स्टेट के लिए, और उस स्ट्रेटेजी से ही काम करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी सारे के सारे राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो क्या पहले सीएम कैंडिडेट बनाती है? नहीं बनाती है। और अब की बार वसुंधरा जी को तो भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने इसलिए कैंडिडेट बनाया है कि वसुंधरा जी का भारी विरोध है, उनकी एंटी कमेंसी है, उन्होंने 5 साल तक कोई जनता के काम नहीं किए। इसलिए जब हार का ठीकरा फोड़ना है, जब काला टीका हार का लगाना है तो वसुंधरा जी पे लगाना है। आप ये बताइए कि सीएम का फेस उसको बनाया जाता है जिसके साथ पब्लिक होती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इस बार राजस्थान में उल्टा हुआ है कि मोदी जी की नाक नहीं कट जाए, कि उनको आगे चागे 2019 में वोट मांगने में भारी दिक्कत नहीं हो जाए, तो उनका और अमित शाह का सेफ बचाने के लिए, चूंकि मध्य प्रदेश में भी पार्टी हार रही है बीजेपी और यहाँ भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि अमित शाह जी को लोग कहते हैं ना कि चाणक्य हैं, वो चाणक्य इस मामले में है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं लेके वसुंधरा जी के लेकर के और उनको लंदन के लिए विदा कर देंगे। ये इस पर बात जारी रखेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा खास कार्यक्रम रणवीर, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और साथ ही कांग्रेस विधायक दल के अब तक सचेतक भी है। आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान, और इस खास पेशकश के साथ मैं हूं श्रीपाल सक्तावत। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम रणवीर में हमारे साथ हैं गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस विधायक दल के सचेतक थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, न केवल खुद चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि आसपास के इलाकों में जाकर दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। जो माहौल है, जो जैसा मैंने कहा कि जनता यहाँ पर हर 5 साल में बदलाव की बात करती है। बीजेपी कह रही है कि इस बार वो जो एक सिलसिला है वो टूटेगा। 90 के दशक के बाद में शुरुआत हुई थी। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस आमतौर पर कांग्रेस से ही हारती है, कोई मंत्री के चक्कर में हरवा देता है, कोई मुख्यमंत्री के चक्कर में हरवा देता है। देखिए, राजस्थान में इस बार कांग्रेस एकजुट है, चाहे गहलोत साहब हो, सीपी साहब हो, डूडी साहब हो, पायलट साहब हो, हम सब लोग बाग सब कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं। और कांग्रेस एकजुटता के साथ में रहते हुए 2/3 मेजोरिटी से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। फूट तो भारतीय जनता पार्टी में है कि जब अमित शाह जी आते हैं तो मदन सैनी जी को अध्यक्ष मानते हैं, और मुख्यमंत्री जी जब दौरे करती हैं तो परनामी जी जो आज अध्यक्ष नहीं है उनको अध्यक्ष मानती हैं। और जिस प्रकार से आज तक भी मोदी जी नहीं आए, आप समझ सकते हो, वो मोदी जी जो हर तीसरे दिन, एक दिन आने से कुछ नहीं होता है सर, वो आए थे तो लाभार्थियों का करके आए थे। भारतीय जनता पार्टी का दौरे कर रहे हैं। दौरे कहाँ, राजस्थान में कहाँ कर रहे हैं? अलवर से शुरुआत की। अलवर से कोई शुरुआत नहीं, हमारे शेखावाटी में 4 तारीख को आने का कह रहे हैं। आप आना, पधारना, स्वागत है। मोदी जी की सभा में कोई भीड़ नहीं आने वाली है। अमित शाह जी सीकर में आए थे कुछ दिन पहले तो 3000 की गैदरिंग थी, बीकानेर में गए तो 4000 की गैदरिंग थी। आप समझ सकते हो, जब राहुल गांधी जी बीकानेर में आए तो 3 लाख की गैदरिंग थी, जब सीकर में आए तो उतनी 2.5-3 लाख की गैदरिंग थी। तो कहां राहुल गांधी और कहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का जो अहंकारी है, जो अहम में बात करता है और सबके साथ में बदसलूकी करता है। और मैंने तो पहली बार देखा है, मीडिया क्यों चुप है मुझे आश्चर्य है। मीडिया के सवालों का जवाब भी बड़े अहंकार में देते हैं, और मर्जी है जो उसका जवाब देते हैं, मर्जी है उसका नहीं देते हैं। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि आपके यहाँ पे तो क्राइसिस ही सबसे बड़ा लीडरशिप का है। हमारे यहाँ कोई उनके पास में लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ उनके पास तो लीडर बना ही दिया ना।
जिसको हारना है उसको बना दिया, जिसकी एंटी कमेंसी है उसको बना दिया, जिसके उपचुनाव में 17 में से 0 सीट आई उसको बना दिया, जो 4 साल तक अपने राजमहल में बैठी रही जयपुर में उसको बना दिया। वो तो लगातार जनता के बीच थी। ऐसा है, जिलों के दौरे किए, आखिरी में गौरव यात्रा में वो निकली, उससे पहले उन्होंने अलग अलग संभाग में जाकर के सुनवाई की। आखिरी में जब उनको हटाने का आलाकमान ने मन बना लिया तो निकली थी, और निकल कर के भी राजस्थान के जो हमारा सौहार्दपूर्ण 36 कौमों के साथ रहने का जो सौहार्द वातावरण है, भाईचारे का वातावरण, उसको खत्म करने का काम किया। कहीं जाटों से अलग मिली, कभी राजपूतों से अलग मिली, कहीं महाजनों से अलग मिली, कभी किसी वर्ग से अलग बात कर रही है। वो आप 36 कौम की बात करती हैं तो आप 36 कौम के एक साथ क्यों नहीं मिलते हो? आप अलग अलग जातियों में बांट करके क्यों मिलते हो? और मुसलमानों में भी अलग अलग, राजपूतों में भी अलग, ब्राह्मणों से अलग, जाटों से अलग। तो ये क्या 36 कौमों की बात करने वाली बात है? इसमें कौन से किस जाति का व्यक्ति है? अगर आप इनको जातिवाइज बुला करके बात करोगे तो वो जातिवाद होगा, या 36 कौमों को एक साथ मिलकर के जनता की आवाज, जिस जनता ने 163 का मैंडेट दिया, उससे बात करने की आवश्यकता थी। जब भी मैडम गई है, केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री संतरियों के खिलाफ नहीं बोले, उनको चुन करके पास दे करके अंदर घुसाया गया। और अगर मुख्यमंत्री कहीं मिली तो जाति वाइज मिली है, कहीं भी ये नहीं मिला कि आम जनता ने 36 कौमों के साथ जिसने वोट देकर के राजस्थान में इतने बड़े मैंडेट के साथ में भाजपा का शासन बनाया, उससे कभी नहीं मिली मुख्यमंत्री। अच्छा, सामाजिक संगठनों से अलग मिलना, क्या आपको लगता है कि उस पर एतराज होना चाहिए? देखिए, जो ये बात करते हैं कि हम 36 कौमों की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि हम सब भाई भाई हैं, तो फिर अलग अलग किस बात के लिए? अलग अलग मिलने का तात्पर्य क्या होना चाहिए? अगर उनके सामाजिक उत्थान की बात करते हैं तो बात हो सकती है, लेकिन अब अगर आप पॉलिटिकल बात करते हो तो फिर अलग अलग मिलना गलत है। अगर पॉलिटिकल बात करते हो तो सबके साथ करो, क्योंकि सब समाजों से 36 कौम जिसको नेता मानते हैं, जिस दल को बहुमत देते हैं, वही सरकार में आता है और वही सही प्रतिनिधित्व कर पाता है। एक जाति का जीता हुआ जनप्रतिनिधि कभी भी सही जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। वो टिप्पा लग सकता है उसका कभी तकदीर से, लेकिन वो दोबारा नहीं आता। टप्पा 163 से नहीं लगता, 163 में तो टप्पे ही लगे थे, वरना 60-60, 70-70 टिकटें नहीं काटनी पड़ती। वो टप्पे वाले आ गए, जो जैसे थे वैसे भी जीत गए, क्योंकि ऐसे जुमले फेंके थे, 15 लाख रोजगार, 15 लाख खाते में आना, किसानों की लागत जो है उनकी फसल की वो दुगुनी करना, उनको लाभ का मूल्य देना, पता नहीं कितने वादे किए थे। लेकिन वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप आंकड़ों पे आके बात कर लीजिए, बहस कर लीजिए। कौन मना कर रहा है? खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत हमने 5 करोड़ जिन लोगों को ये सुविधा दी थी, उसमें से 1 करोड़ 5 लाख का नाम काटा कि नहीं काटा? जो हमने, हमारी सरकार ने जो पेंशन दी थी, उस पेंशन में से 65 लाख की वापिस उन्होंने काटी कि नहीं काटी? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जब आपने पेंशन लागू की थी, आखिरी वक्त में की थी, गहलोत सरकार के वक्त में, अच्छी योजना थी, लेकिन उसमें ऐसे नाम भी जोड़ दिए गए जो उसमें उस क्राइटेरिया में नहीं आते। आप दिखाइए, अगर हमने खाद्य सुरक्षा में गलत चयन कर लिया, पेंशन में गलत चयन कर लिया, तो क्या एक बाबू भी सस्पेंड हुआ क्या? अगर गलती जिसने की है उसको सजा देने का सरकार का दायित्व बनता है, तो अगर गलती होती तो एक भी बाबू सस्पेंड नहीं, एक भी अधिकारी सस्पेंड नहीं, एक भी किसी नेता के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ कोई जांच नहीं। तो ये तो सब चुनावी जुमले हैं, ये कहने की बातें हैं। इन्होंने जो गरीब को गेहूं मिलता था उसमें भी नाम काटे, जो गरीब को पेंशन मिलती थी उसमें भी कटौती की, और जो नौकरियों के वादे किए थे, यहाँ मुख्यमंत्री आई थी तो जो नौकरी मांग रहे थे उन बेरोजगारों को गुंडे, लफंगे, मवाली क्या करके संबोधित किया। उनके पास में जो आंकड़े हैं, दस्तावेज हैं, जिस तरह से आपका जो फूड सिक्योरिटी में पैसा बचा, गलत राशन कार्ड पे जिस तरह से सामान जा रहा था, उन तमाम चीजों के बारे में वो जिक्र करते हैं। उस पर बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। डोटासरा जी, आप कह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जो गलत तरीके से राशन में घोटाला हो रहा था वो उन्होंने रोका, जो भामाशाह कार्ड के जरिए उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया जिसकी वजह से फर्जीवाड़ा रुका, जो सरकारी पैसा था, पब्लिक का पैसा था, वो ट्रस्टी के बतौर उन्होंने उसको यूज किया, उस पर भी आपको इतना? देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हमने खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत लाभार्थी की जो सूची बनाई थी, उसके नॉर्म्स को 2014 नवंबर में चेंज किया गया परिपत्र निकाल करके, और उस चेंज के बाद में ये 1 करोड़ 5 लाख नाम घटे हैं। अगर चेंज नहीं करते तो ये लाभार्थी जो थे उनको लाभ मिलता, वो नहीं होते। और मैं
दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल में, मैं आपको हो तो आपको सर्कुलर दे सकता हूं जिसमें जो लाभार्थियों की जो सूची थी उसमें पात्रता की उसमें कटौती की गई नवंबर 2014 में, इसलिए ये इन लोगों को लाभ। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो मुद्दे हैं, क्या आपको लग रहा है इसी के सहारे आपकी वेतन पार हो जाएगी, या कांग्रेस का कोई वैचारिक तौर पर एक ऐसा कोई एजेंडा है, कोई प्लान है जिसको लेकर के आप पब्लिक के बीच जाना चाह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का एजेंडा बड़ा साफ स्पष्ट है कि किसान जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आत्महत्याएं कर रहे थे, उन किसानों को किस प्रकार से मदद दें, चाहे ऋण माफी के मुद्दे पे हो, चाहे फसल की जो लागत मूल्य है या समर्थन मूल्य देकर के उसकी सरकारी खरीद के मामले में देना हो, जो बेरोजगार हैं उनको कैसे नौकरी दी जाए, उनको सरकारी नौकरियां भी दें, उनको रोजगार भी उपलब्ध कराएं। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का आलम इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में फैला है, उस भ्रष्टाचार को कैसे कम करें। कानून व्यवस्था के मामले में जिस प्रकार से पोपाबाई का राज 5 साल चला, उसमें कानून व्यवस्था कैसे कायम रहे, आम शांति कैसे रहे। लेकिन कानून व्यवस्था और महिलाओं से जुड़े अपराध की जो ही बात आती है, वो 3-4 घटनाएं आपके वक्त की गिनाते हैं। एक भंवरी देवी कांड जिसमें आपके कैबिनेट मंत्री जेल गए, एक वरिष्ठ विधायक आपके जेल में गए। इसी तरह से एक पारसी देवी कांड जिसकी वजह से आपके एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। एक और कांड था जिसकी वजह से आपके बाबूलाल नागर जेल चले। देखिए, कांग्रेस हमेशा कोई भी घटना जब एफआईआर दर्ज हुई है उस पर कार्रवाई की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और भारतीय जनता पार्टी दूध की धूली नहीं है। कठुआ और उन्नाव की घटनाएं क्या बताती हैं भारतीय जनता पार्टी के? वो उत्तर प्रदेश के मामले, उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी हो, नीतियां तो एक ही हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की गया। अभी कौन से मंत्री हैं उनको बाद में हटाना पड़ा, जब मीडिया सामने आ गया, जनता ने विरोध करने चालू कर दिया, तब उनको हटाना पड़ा। क्या वो अच्छा काम करते थे? महिलाओं के साथ उत्पीड़न और शोषण की घटना, मंत्री को हटाना पड़ा। और ये तो देखिए साफ स्पष्ट है कि मोदी जी ने तो दादागिरी मचा रखी है। किसी के खिलाफ, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप लगा, उसकी न तो जांच है न उसके खिलाफ कार्रवाई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जब कभी भी किसी भी के ऊपर आरोप लगे हैं, चाहे वो सच्चे हों चाहे वो झूठे हों, उसके खिलाफ जांच हुई है और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि संभावनाएं कांग्रेस के लिए बहुत जबरदस्त थी, लेकिन जब से टिकट वितरण हुआ, पहली लिस्ट आई, उसके बाद में आपका डिग्रेडेशन वापस शुरू हो गया और उसमें रही सही कमी आपके पूरी कर दी मुख्यमंत्रियों की लड़ाई ने। देखिए, कोई मुख्यमंत्री की लड़ाई यहाँ पर नहीं है और किसी तरह का टिकट वितरण गलत नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में होता है तो मैं समझता हूं विरोध छोटा मोटा होना स्वाभाविक है, लेकिन राजस्थान में टिकट वितरण के बाद में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में बगावत, टूटना और निर्दलीय खड़े होने का सिलसिला है, उतना कहीं भी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। और अन्य वर्षों से बहुत कम जो है वो कांग्रेस में बगावत है और मुख्यमंत्री की कोई लड़ाई नहीं। हमारे यहाँ के लोकल लीडर्स ने और आला कमान ने, राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया और जनता ने उसके स्पष्टता को मान लिया है कि जब विधायक चुन करके जाएंगे, वो जनता की आवाज बन करके जाएंगे, वो जो फैसला देंगे वो आला कमान उस पर फैसला करेगा, उसको विचार सुन करके। इसलिए किसी में कोई नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। उनके पास मुद्दे नहीं है और 5 साल में उन्होंने जिस प्रकार नक्कारा सरकार चलाई है, इसलिए उन मुद्दों पे वो जवाब देने को तैयार नहीं है जो वादे उन्होंने किए थे। इसलिए ये बात ये कहती है कि जब इतने ही आपको लग रहे हैं कि इतने नकारात्मक मुद्दे थे तो आप सदन में चुप रहे, आप सदन के बाहर चुप रहे, आप सड़क पर भी नहीं उतरे। जब चुनावी साल आया तो आपने सब चीजें गिनाना शुरू कर। आप देखिए, हमारी संख्या बहुत कम थी, उसके बावजूद शुरुआत के 6 महीने के बाद में हमने एक भी मुद्दा नहीं छोड़ा विधानसभा में। आप चाहे किसानों की ऋण माफी का मुद्दा ले लीजिए, 3 दिन हम अंदर सोए थे। चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने की बात थी, माफी मना के माने थे। जो भूमि अधिग्रहण कानून राजस्थान में लाया जा रहा था किसान की जमीन हड़पने का, उसको परवर समिति में सौंप दिया और फिर राजस्थान की विधानसभा में उसको किसानों के काले कानून को वापस नहीं लागू होने दिया। और जिस प्रकार से जो मीडिया पे कोई भी न्यूज चलाने पे जो सजा का प्रावधान था, जो काला कानून था, उसको भी हमने संघर्ष करके वापस करवाया है। और जिस प्रकार भ्रष्टाचार आपका खान विभाग का ले लीजिए, NRHM का ले लीजिए, हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के भी यहाँ भी गए, CAG में भी गए और वो खानों को निरस्त कराना पड़ा, लोकायुक्त में भी गए। तो ऋण माफी के लिए सचिन पायलट एक सवाल मेरा पैदल ये भी है चले कि क्या कांग्रेस में जो लीडरशिप है
वो परफॉर्मेंस देखती है? नहीं, क्यों नहीं देती? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। नहीं, परफॉर्मेंस देखती है क्या वो? नहीं, परफॉर्मेंस देखती है तभी तो मैं तीसरी बार कंटिन्यू हो रहा हूं। अगर परफॉर्मेंस नहीं देखती, वो तो पब्लिक की वजह से। नहीं, पब्लिक की भी वजह है, क्योंकि एक नाराजगी ये नजर आती है आपके समर्थकों में खास तौर पे कि जब मुख्यमंत्री का नाम आता है तो गहलोत साहब 6 नाम गिनाते हैं, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का नाम नहीं होता, जबकि वो बेस्ट परफॉर्मर रहे विधानसभा में। ऐसा नहीं है। न तो मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, न अशोक गहलोत जी किसी का मुख्यमंत्री का गिनाते हैं। वो स्वयं ही कहते हैं कि मैं किसी पद का लालची नहीं हूं, मुझे पार्टी ने बोझ कूद दिया है। सचिन पायलट बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये आला कमान का और विधायकों का काम है, मेरा काम है कांग्रेस की लड़ाई लड़ना, जनता के साथ, जनता के मुद्दों के साथ में मैं कोई समझौता नहीं करना और इस भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान के हित में यहां से विदा करना। तो मैं समझता हूं चाहे डूडी साहब हो, चाहे पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, कोई ये नहीं कहता कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। मुख्यमंत्री का दावेदार होने का कोई सवाल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ये नए नए मुद्दे लाती है और जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। जो जनता उनसे पूछती है कि आपने 5 साल में जो वादे 5 साल पहले किए थे उनका क्या हुआ? नहीं, लेकिन जो एक स्ट्रेटेजी नजर आती है कांग्रेस की, गहलोत साहब ने 6 नाम गिनाए भी हैं, जिसमें कहा है कि रामेश्वर डूडी जी, लालचंद कटारिया जी, सीपी जोशी जी, रघु शर्मा जी, सचिन पायलट जी, ये इस तरह के 6 लोग जो है मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। वो उन्होंने अपना नाम नहीं गिनाया। मेरे ध्यान में तो ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत जी ने कोई मुख्यमंत्री के 6 चेहरे गिनाए हों। अशोक गहलोत जी का मेरे जो बयान ध्यान में है वो यही है कि पहले कांग्रेस को जिताओ, भारतीय जनता पार्टी से जनता का पिंडा छुड़ाओ और उसके बाद में जो विधायकों की राह लेकर के और आला कमान करेगा वो कांग्रेस का और प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से होगा। अब आखिर में 2 सवाल, आप जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हैं कांग्रेस की? मैं जनता के, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की जनता के विश्वास पे खरा उतरा हूं। मैंने 5 साल जब सरकार थी तो अनेकों विकास कराए हैं, 832 करोड़ की पेयजल योजना लाई। बात कर रहा हूं, पूरी कांग्रेस के प्रति आश्वस्त हूं कि 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। और आप मुख्यमंत्री की रेस में नहीं? नहीं, मैं कोई मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, बल्कि हमारे कांग्रेस पार्टी का राजस्थान का कोई भी जो विधायक लड़ रहा है वो या नई विधायक लड़ रहा है वो कोई रेस में नहीं है। जो विधायक तय करेंगे और हमारा आला कमान तय करेगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रणवीर गोविंद सिंह डोटासरा, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है और न केवल खुद चुनावी समर में कूदे हुए हैं बल्कि आसपास के इलाकों में हरावल दस्ते के एक अगुवा के बतौर संघर्ष भी कर रहे हैं बीजेपी को छकाने के लिए, अपने विरोधियों को छकाने के लिए। फिर किसी रणवीर से मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।